नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। 100 प्रश्नों के माध्यम से हम इसकी कंप्लीट थ्योरी को भी देख लेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट बुशफूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1863 में हुआ था। आपको मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। कुछ स्थान पूछ ले जाते हैं, जैसे कि देसलपुर कहाँ पर है ये? तो ये हो जाएगा गुजरात में। कुंताशी कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में स्थित है। रोजदी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। हुल्लास ये कहाँ पर स्थित है? ये यूपी में स्थित है। मांडी ये कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इन स्थानों को आपको याद रखना है। देसालपुर गुजरात में, कुंतासी गुजरात में, रोजदी कहाँ पर है? गुजरात में। मांडी उत्तर प्रदेश में। हुल्लास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सराय नहर कहाँ पर पड़ता है? ये सराय नाहर ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सराय नहर पर यहाँ पर 4 मानव कंकाल मिले थे। 4 मानव, एग्जाम में प्रश्न आएगा 4 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? तो सराय नहर उत्तर प्रदेश से ये मिले थे। चौपानी मांडा यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी हमने एक ये दमदमा है, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश में है। 41 मानव सब मिले हैं यहाँ पर। और एक ही कब्र से 3 समाधियां मिली हैं। महदा कहाँ पर स्थित है? यो महदा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में क्या स्थित है? यो महदा। देखिए, दमदमा से 41 मानव सब मिले हैं। एक ही कब्र से 3 समाधियां मिली हैं। सराय नहर से क्या मिला है हमें? ये उत्तर प्रदेश में 4 मानव कंकाल मिले हैं। चौपानी मांडा से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देसालपुर ये गुजरात में। कुंताशी गुजरात में। रोजदी कहाँ पर है? गुजरात में। हुल्लास कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। और मांडी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन सभी पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो पल्लवम से प्राप्त हुए, मद्रास, चेन्नई और तमिलनाडु से। तो ये याद रखना है, कहाँ से मिला है पाषाणकालीन उपकरण? तो पल्लवम से मिले हैं। रॉबर्ट बुशफूट ने पल्लवम से किस प्रकार के पाषाण उपकरण का खोजा था? तो हस्त कुठार का
हस्त कुठार मिला था यहाँ से, कहाँ से, तमिलनाडु से। पूरा पाषाण काल को मानव जीवन का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण काल में जब मानव जीवन का मुख्य आधार क्या था? आखेट और खाद्य संग्रह करना था, शिकार करना था और खाद्य जो सामग्री थी उसको संग्रह करना होता था। आग का आविष्कार मानव ने किस काल में किया था? तो आग का आविष्कार मानव ने पूरा पाषाण काल में किया था, लेकिन इसका व्यापक रूप से जो उपयोग किया था ये नव पाषाण काल में स्टार्ट कर दिया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। कौन सी धातु हो जाएगी ये? तांबा हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये मध्य प्रदेश से मिलते हैं, आदमगढ़ से और बागोर राजस्थान से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागोर राजस्थान से मिलते हैं। और सर्वप्रथम जो तांबे का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा, तो इन तीनों पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। प्रश्न संख्या 9 है, मानव काल में नव पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज की प्रयोग किया था? तो जौ और गेहूं का। नव पाषाण काल में मानव ने जब कृषि की थी तो सबसे पहले जौ और गेहूं का प्रयोग किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है लुहार देव से प्राप्त होते हैं और ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं और ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में स्थित है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। लुहार देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये बलूचिस्तान में स्थित है। ये मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य किस नव पाषाण काल स्थल से प्राप्त होते हैं? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के जो साक्ष्य मिला है ये वुड्स होम से मिला है, जम्मू कश्मीर से। मानव और कुत्ता एक साथ जो दफनाने के साक्ष्य मिले कहाँ से? वुड्स होम जम्मू कश्मीर से ये मिले हैं। गर्त आवास, गड्ढे वाले घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वुड्स होम से मिले हैं। या गुप्त कराल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखना। गुप्त कराल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर गर्त आवास मिले हैं। ताम्र पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कैलकोलिथ युग। ताम्र पाषाण काल को कैलकोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल की प्रसिद्ध गुफा चित्रकारी भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो रायसेन मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका की गुफा स्थित है। इस पॉइंट को याद रखना है। भीमबेटका कहाँ पर है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भीमबेटका जो गुफा थी इसकी खोज किसने की थी? तो विष्णु ने, डॉक्टर विष्णु ने की थी 1957 में। भीमबेटका जो गुफा थी इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु ने की थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने और 1957 में की थी। किस स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? अगर हम 3 मानव कंकाल की बात करते हैं तो दमदमा से मिले हैं। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दमदमा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से 3 मानव कंकाल मिले थे। और 41 मानव सब कहाँ से मिले थे? दमदमा से मिले थे ये भी। ठीक है। चौपानी माडो यहाँ से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले थे। महदा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। स्त्री पुरुष को साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? महदा प्रतापगढ़ से। अगला प्रश्न है, विंध्या क्षेत्र के किस शिलान्यास से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो लेखिया से। लेखिया से सबसे अधिक मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहिए का आविष्कार मानव ने किस काल में किया था? तो नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब किया गया था? तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। पाषाण युग के लोगों के पास पहला घरेलू पशु कौन सा था? तो यानी पहला पालतू पशु कौन सा था? तो ये कुत्ता हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हथनोर, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश से। जो मानव का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलता है? तो हथनोर से मिलता है, नर्मदा घाटी से मिलता है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जहाँ से बेलन घाटी में धान की खेती का प्रमाण मिलता है, वह स्थान कहाँ पर है? तो कोल्डिहावा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और ये कहाँ पर है? बेलन घाटी में। चावल की खेती के साक्ष्य बेलन घाटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। नव पाषाण काल का वह स्थल जहाँ से भारी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, तो चिराद से। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? चिराद से, और ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है, सारण जिले में। चिराद, सारण जिला, बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 24 हो जाएगी ये। किस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति है, इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर फलक संस्कृति क्यों बोलते हैं? यहाँ पर उपकरण मिले थे, यहाँ पर औजार मिले थे, ठीक है, इसलिए इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण मुख्य रूप से किस काल की विशेषता है? तो मध्य पाषाण काल की। जोरवे संस्कृति का संबंध किस काल से? तो ताम्र पाषाण काल, और ये महाराष्ट्र में मिला है। जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति का संबंध किससे? ताम्र पाषाण काल से। और ये साक्ष्य कहाँ से मिले? महाराष्ट्र से। कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति किस काल की संस्कृति थी? तो कायथा और मालवा संस्कृति ये दोनों ही ताम्र पाषाण काल की संस्कृति थी। महापाषाण या मेगालिथ का संबंध भारत के किस क्षेत्र और काल से था? तो महापाषाण और मेगालिथ, इनका संबंध लोहा काल से था। किससे था? दक्षिण भारत के लोहा काल से था मेगालिथ और महापाषाण काल का संबंध। बूचड़खाना के साक्ष्य किस मध्य पाषाणकालिक स्थल से प्राप्त हुए? तो बूचड़खाने के जो साक्ष्य हैं वो महदा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। बूचड़खाना कहाँ से मिला है? महदा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। प्रश्न संख्या 30 हो जाएगी ये। भारत के किस काल में पहली बार स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो नव पाषाण काल से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। संगनकल्लू और उत्तरनूर नव पाषाणकालिक स्थलों से क्या प्राप्त हुआ है? तो राख के टीले। संगनकल्लू से क्या मिला है? राख के टीले। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो कौन थे ये? जॉन मार्शल 1902 में, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जो महानिर्देशक कौन थे? प्रथम जॉन मार्शल 1902 में, लेकिन अलेक्जेंडर कौन थे? कनिंघम, इसको इनका जनक माना जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो क्रिश्चियन ने किया था। ये क्रिश्चियन थॉमस ने किया था इन तीनों संस्कृति का विभाजन। सोहन घाटी का संबंध किस पाषाण काल युग से था? तो निम्न पाषाण युग से था। निम्न पुरा पाषाण युग से सोहन घाटी का संबंध था। ये ताम्रवती के नाम से कौन सा ताम्र पाषाण काल स्थल प्रसिद्ध था? तो राजस्थान का आहड़। राजस्थान का जो आहड़ था, ताम्रवती के नाम से ये प्रसिद्ध था। ये प्रश्न संख्या 36 हो जाएगी। इनामा गांव भारत के किस राज्य में
स्थित एक प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है? तो महाराष्ट्र में। इनाम कहाँ पर था ये? महाराष्ट्र में। नबता टोला नामक ताम्रपाषाण काल संस्कृति का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने नबता टोला जो था इस ताम्रपाषाण संस्कृति का उत्खनन किया था। देखिए हड़प्पा कहाँ पर स्थित है ये? तो ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ था ये? रावी नदी के तट पर था ये। मोहनजोदड़ो इसकी बात करते हैं, ये सिंधु नदी के तट पर था। चंदूड़ो ये किस नदी पर था? ये सिंधु नदी पर था। रोपण कहाँ पर था? ये सतलुज नदी के तट पर था, पंजाब में। कालीबंगा ये राजस्थान में। घग्गर नदी के तट पर। आलमगीरपुर ये यूपी में हिंड नदी के तट पर। और ये वनवाली बनावली, तो बनावली ये सरस्वती नदी के तट पर। धौलावीरा ये गुजरात में था, भोगपा नदी के तट पर। राखीगढ़ ये सरस्वती नदी के तट पर था, हरियाणा में। और लोथल ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। देखिए जो हड़प्पा था ये रावी नदी के तट पर था ये, और दयाराम सरस्वती ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर था ये, और कहाँ पर था ये? पाकिस्तान में है ये। और इसकी खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी ने की थी। बात करते हैं चुंदोड़ो, ये किस नदी पर था? सिंधु नदी के तट पर है, तो इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की थी। और लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में था, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल गुजरात में है, और इसकी खोज भोगवा नदी के तट पर है ये, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है ये? तो कालीबंगा ये राजस्थान में था ये। घग्गर नदी के तट पर बालकृष्ण ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में था, हिंड नदी के तट पर था ये। जगदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की थी। बनावली की बात करते हैं, ये सरस्वती नदी के तट पर था ये, उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज वशिष्ठ ने की थी। धौलावीरा कहाँ पर था ये? तो धौलावीरा ये गुजरात में पड़ता है, भोगवा के तट पर स्थित है ये। J.P. जोशी ने इसकी खोज की थी। अगर हम बात करते हैं राखीगढ़, ये सरस्वती नदी के तट पर था, ये हरियाणा में था। इसकी जो सूरजभान ने इसकी खोज की थी। राखीगढ़ की खोज किसने की थी? सूरजभान ने। लोथल की किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने की थी, भोगवा नदी के तट पर स्थित था ये। सराय नाहर राय और मेहदा कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। मानव द्वारा बोया गया पहला अनाज कौन सा था? तो जौ था। मानव ने सबसे पहले किस अनाज को बोया था? तो जौ को हो जाएगा। इतिहास का वह काल जिसको कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे क्या बोला जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है।
अर्ध ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? वह काल जिसकी लिपि तो उपलब्ध है परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको बोलते अर्ध ऐतिहासिक काल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? तो भारत में। बेलन घाटी जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के क्रमिक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर में। बेलन घाटी, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यहाँ पर सभी के साक्ष्य मिलते हैं। किस स्थान में मातृ देवी की हड्डियों से बनी मूर्ति प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, यहाँ से क्या मिला है? मातृ देवी की हड्डी से निर्मित मूर्ति यहाँ से मिली है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। स्थान था लोहदा नाला। नवपाषाण काल में लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? भेड़ और बकरी। नवपाषाण काल में किस पशु को पाला था? भेड़ और बकरी को। जबकि सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था? ये कुत्ता हो जाएगा ये। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। गेरुबणी मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था 1951 में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का क्या बोला जाता है? इसको जनक बोला जाता है। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये स्थित है। प्राग ऐतिहासिक काल कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये तमिलनाडु के अतरिक्कलम से। तो प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो तमिलनाडु से। अब हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी और पितृसत्तात्मक थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण और पितृसत्तात्मक थी। ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आर्य थे इनका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया मानने वाले सर्व प्रसिद्ध विद्वान कौन से थे? मैक्स मुलर ने बोला था आर्य कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। ये बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया था? उत्तरी ध्रुव को बताया था इन्होंने। सत्य प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास क्या बताया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत से बताया था। वैदिक काल को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में। भारत में आर्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में आकर बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों का क्षेत्र जो था, सबसे पहले आर्य वहाँ पर आके बसे थे। वेदों की कुल संख्या कितनी है और वे कौन कौन से हैं? तो वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी या त्रयी बोला जाता है? अगर हम अर्थवेद को हटा देते हैं तो इन तीनों वेदों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर कौन सा नहीं आता है? अर्थवेद नहीं आता है। राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसको मुंडिको उपनिषद से लिया है। सत्यमेव जयते को हमने किससे लिया है? मुंडिको उपनिषद से लिया है इसको। और ये सबसे छोटा उपनिषद कौन सा था? मुंडको उपनिषद हो जाएगा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्य उपनिषद, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और कंठोपनिषद में क्या था? जो कंठोपनिषद था इसमें यम और नचिकेत का संवाद मिलता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 हो जाएगी। उपनिषदों की संख्या कितनी है?
108 हो जाएगी ये। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, सूक्त और ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1088 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। तो इन सभी को पॉइंट को याद रखना है। देखिए, जो काबुल नदी थी इसका नाम क्या था? कुंभ था। सिंधु का सिंध था। झेलम नदी का पुराना नाम बितिस्ता था। चिनाब का अस्करणी था। गंडक का सदा नीर था। घग्गर नदी का पुराना नाम दशद्वती था। रावी नदी का पुरुषपर्णी था। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या हो जाएगा? बिपाशा। सतलुज नदी का पुराना नाम सतुर्दी और कुर्ग का पुराना नाम कुर्म हो जाएगा। अब देखिए, जो ऋग्वेद था इसके 9वें मंडल में क्या था? तो 9वें मंडल में सोमदेव से बारे में था। अगर हम कृषि की बात करते हैं, ये 4थे मंडल में था। 10 राज्य युग का मंडल कौन सा था? ये 7वां। 7वें मंडल में 10 राज्य युग, 4th में कृषि। जो 9वां मंडल था इसमें सोम देवता को समर्पित था ये। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र किस में हो जाएगा? ये 3रे मंडल में हो जाएगा ऋग्वेद के। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित था? तो सविता यानी सूर्य देवता को गायत्री मंत्र ये समर्पित है ये। पुरुष सूक्ता का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्ता का उल्लेख किसे मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्ता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके बारे में पता चलता है? तो 10वें मंडल से। ऋग्वेद में किस नदी को नदीतम, नदीतमा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है? तो सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या पवित्र बताया गया है? जो नदियों में श्रेष्ठ है। ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जबकि सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु नदी थी। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ये सरस्वती। और जिसका सबसे अधिक बार वर्णन हुआ है वो कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। 10 राज्य युद्ध का वर्णन इसमें पुष्पूर्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर हुआ था ये। 10 राज्य युद्ध में किस राजा की विजय हुई थी? तो भरत जन के राजा सुदास की, यानी जो सुदास राजा था इसकी इसमें विजय हुई थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? ये सोमदेव को। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से जाना जाता है। अष्टोमा शतगमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अष्टोमा शतगम्य का वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्य उपनिषद से इसको लिया है। यम और नचिकेत का जो संवाद था किस उपनिषद में इसका वर्णन है? तो कंठोपनिषद में। कंठोपनिषद में यम नचिकेत का संवाद का वर्णन है। प्रश्न संख्या 73 हो जाएगी, 73वां प्रश्न हो जाएगा। ऋग्वेद काल में अधन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो अधन्या न मारने योग्य, ये गाय के लिए बोला गया था। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्ता 250 बार किस देवता की स्तुति की गई है? तो पुरंदर यानी इंद्र की स्तुति सबसे अधिक बार की गई है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, भी इसको बोला गया। कौन है ये? इंद्र हो जाएगा। ऋग्वेद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? अग्नि, जिसका वर्णन 200 बार किया गया है। 250 बार किसका किया गया है? इंद्र का वर्णन किया गया है। और 200 बार किसका? अग्नि का। सबसे पवित्र नदी सिंधु सरस्वती हो जाएगी। और सबसे अधिक जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद में वो किसका हो जाएगा क्लास? तो सिंधु नदी का हो जाएगा। ऋग्वेद काल की 2 प्रमुख जनतांत्रिक राजनीतिक संस्था कौन सी थी?
जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, सभा और समिति। सभा और समितियाँ जो ये राजा पर क्या रखती थी, नियंत्रण रखती थी। अर्थवेद में सभा और समिति को किसकी दो पुत्री कहा गया है, प्रजापति की। सभा और समिति किसकी, प्रजापति की दो पुत्रियां थीं ये। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था, तो बलि। राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था, ये बलि कहलाता था। ऋग्वेद काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, अमाजू। जो महिला कभी शादी नहीं करती थी उसको क्या बोला जाता था, अमाजू बोला जाता था। ऋग्वेद काल में गले के सोने के आभूषण को क्या कहा जाता था, तो उसको निष्क बोला जाता था। गले में पहने जाने वाला आभूषण सोने का क्या बोला जाता था, निष्क। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, अर्थवेद में। इसके अंदर तंत्र मंत्र जादू टोने इन सब का वर्णन मिलता है किसमें, अर्थवेद में। भारतीय संगीत का जनक किस देवता को माना जाता है, तो सामवेद को। सामवेद जो था इसको संगीत का जनक बोला जाता है। कौन सा वेद गद और पद दोनों में रचित है, तो यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है गद और पद दोनों में ही इसकी रचना की गई थी। गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना की गई थी। उत्तर वैदिक काल का मुख्य और प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। ऋग्वेद काल में पशुपालन प्रमुख था, जो अब द्वितीय हो गया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, प्रजापति को। प्रजापति यानी सृष्टि के निर्माण करने वाले। इंद्र के स्थान पर किसकी पूजा अधिक होने लगी थी, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा से यानी उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है, यहाँ से लोहा धातु के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 88 हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल में श्यामा अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो लोहा के लिए। लोहे को श्यामा अयस्क या कृष्ण अयस्क के नाम से भी जाना जाता है और तांबे को लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता है। वेदांत दर्शन या उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि बादरायण। महर्षि बादरायण वेद दर्शन के क्या थे, प्रतिपादक थे। न्याय दर्शन के कौन थे, तो महर्षि गोमती थे इसके। संख्य दर्शन के कौन हो जाएंगे, ये कपिल हो जाएंगे। संख्य दर्शन के कपिल हो जाएंगे। ऋग्वेद में पाठ करने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता था, तो होत्र या होता। होत्र या होता, जो ऋग्वेद का पाठ करते थे उनको क्या बोलते थे, होत्र या होता। यजुर्वेद में कर्म कांडों को संपन्न करने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता था, जो यजुर्वेद में होते थे उनको अर्धवायु। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता, उदाता। एशिया माइनर स्थित बोगजोइक अभिलेख को क्या कहा, क्यों महत्वपूर्ण थे। जो बोगजोइक अभिलेख थे इसमें 4 ऋग्वेद देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य का उल्लेख मिलता है। जो बोगजोइक अभिलेख था इसके अंदर इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य यानी अश्वनी, इन चारों देवताओं का उल्लेख इसके अंदर मिलता है। प्रसिद्ध प्राचीन कानून ग्रंथ मनुस्मृति मुख्य रूप से किस से संबंधित थी, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित थी। मनुस्मृति किससे संबंधित है, ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ये देखिए ऋग्वेद काल में जो बितिस्ता झेलम का नाम क्या था, बितिस्ता था। चिनाब का नाम क्या था, अस्कनी था। व्यास का नाम क्या है, विपाशा। सतलुज का नाम क्या था, सतुर्दी था। सदानीरा किस नाम से जानते थे, तो इसको गंडक से नाम
गंडक के नाम से जानते थे। और आज का लास्ट और 100 नंबर का प्रश्न है, चारों आश्रम ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो जाबलोपनिषद में ब्राह्मण, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता किसमें? जाबलो उपनिषद में मिलता है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।